हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग देख पा रहे हैं कि जो बिहार बोर्ड द्वारा सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन लिया जा रहा है उसका क्लास 10th का हिंदी का पेपर आ गया है। परीक्षा से देने से पहले यह पेपर जरूर देख कर जाइएगा कि इसमें 1 से 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम बताएंगे जो बिल्कुल आपको सावधिक परीक्षा में पूछा जाएगा। अर्थात बता दें कि सेकंड टर्मिनल एग्जाम में पूछा जाएगा हूबहू यही प्रश्न। तो बिल्कुल आप 1 से 60 प्रश्न अंत तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सावधिक एग्जाम से लेकर बोर्ड एग्जाम तक आपको पूरे सब्जेक्ट का वीडियो मिलते रहेगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और वीडियो पर देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। आपको बता दें कि एक प्रश्न यहाँ एक बात यह है कि आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो हो सकता है कि उसमें यहाँ जो 1 नंबर में बहादुर कहाँ का रहने वाला था प्रश्न पूछा गया है, तो यह हो सकता है कि आपको 5वें या 6ठे नंबर पर पूछे जाएगा, क्योंकि सेट के यहाँ डिफरेंस होता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ सेट ए है, अगर वहाँ आपको सेट दूसरा मिलता है तो यह क्वेश्चन का नंबरिंग अलग होगा, बाकी सब वही होगा। तो निश्चित है कि आप जरूर देख कर याद करके जाइएगा। तो आपको बता दें कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, बहादुर कहाँ का रहने वाला था तो नेपाल के रहने वाला था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ कि बहादुर की उम्र कितनी थी, तो बहादुर की उम्र बिल्कुल 11 से 12 वर्ष थी। कितना था? 11 से 12 वर्ष था। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता था, अर्थात बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया, तो निर्मला के रिश्तेदार ने लगाया। कौन लगाया? निर्मला के रिश्तेदार। आगे देखते हैं कि परंपरा का मूल्यांकन गौत की कौन सी विधा, परंपरा की मूल्यांकन गौत की कौन सी विधा है, तो बिल्कुल आपका निबंध सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो आपका सही उत्तर है 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखें कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में आपको हिंदी भाषा लिखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में गुणकर मूल्य की रचना कौन सी है। निम्न में गुणकर मूल्य की जो रचना है वो कौन सी है, वह है नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि। एक एक प्रश्न को महत्वपूर्ण है, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत होता है वीडियो बनाने के लिए, तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक है आपका रामविलास शर्मा। बिल्कुल याद रखना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक किसने पूछा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से किसने पूछा, तो इसका सही उत्तर है छोटी लड़की ने पूछा। कौन पूछा? छोटी लड़की ने। अगला प्रश्न देखिए कि सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे, तो 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। बिल्कुल याद रखना है। गिरधर लाल का बेटा कौन था। गिरधर लाल का बेटा कौन था, तो मदन था। गिरधर लाल का बेटा कौन था? मदन था। अगला प्रश्न लोग देखेंगे कि दिया हुआ है कि अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए, तो सभी पर आधारित होना चाहिए, अर्थात स्वतंत्रता पर, समता पर और भ्रातृत्व पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, अर्थात नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका है यथार्थवादी। क्या है? यथार्थवादी है इसका सही उत्तर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना है। सेन साहब कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, इसकी बिल्कुल सही जो उत्तर है 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। अगला प्रश्न देखें कि गुरु नानक किस काल के कवि थे। गुरु नानक किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे। बिल्कुल सही उत्तर है भक्ति काल। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो प्रेम वाटिका जो रचना है आपका रसखान द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? रसखान द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सुजान सागर किसकी रचना है, तो यह सुजान सागर जो रचना है वो बिल्कुल आपका क्या है? घनानंद का है। घनानंद का नहीं बल्कि रसखान का है। किसका है? रसखान का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि हिरोशिमा किस देश में है। हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा जापान देश में। कौन से देश में है? जापान देश में है। अगला प्रश्न देखिए कि हिरोशिमा शीर्षक कविता किस काव्य से संकलित है। हिरोशिमा शीर्षक कविता किस काव्य से संकलित है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है सदानीरा। क्या है? सदानीरा। अगला प्रश्न देखिए कि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है, तो मजदूर किसान है। मजदूर किसान है। बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल से आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा तक क्वेश्चन मिलते रहेगा, अर्थात प्रश्न पत्र मिलते रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में दिनकर की रचना कौन सी है। निम्न में दिनकर की रचना कौन सी है, इसका सही उत्तर है ग्राम्य। क्या है? ग्राम्य जो है दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न लोग देखेंगे कि भारत माता कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। भारत माता कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है, इसका सही उत्तर है क्या है? माम्या। क्या है? माम्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत की जन्म आपका 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि निम्न में कौन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। निम्न में कौन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो बिल्कुल सही उत्तर है प्रेमघन। कौन थे? प्रेमघन थे। अगला
प्रश्न देखिए कि बद्री नारायण चौधरी पर उपनाम क्या है। बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्रेमघन। क्या है, प्रेमघन। अगला प्रश्न देखिए घनानंद किस भाषा के कवि है। घनानंद किस भाषा के कवि है, तो ब्रज भाषा के कवि है। किस भाषा के, ब्रज भाषा के। अगला प्रश्न देखिए रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी। रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी। देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या है, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर आप लोग देख रहे हैं वो है ऑप्शन है अर्थात 1620। कब किए थे, 1620 में। अगला प्रश्न देखिए कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी के लिए। किसके लिए, उर्वशी के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया, तो दिनकर को द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया, दिनकर को द्वारा। एक एक प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, आपके सावधिक परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी। मंगू की बड़ी बहन कौन थी, तो कमू थी। कौन थी, कमू थी। अगला प्रश्न देखिए कि मंगमा की बहू कौन थी। मंगमा की बहू कौन थी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है नजमा। कौन थी, नजमा है। तो अगला प्रश्न लोग देख रहे हैं कि ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। क्या है, लक्ष्मी है। ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। अगला प्रश्न देखिए कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, बिल्कुल सही उत्तर है कोलकाता। कहाँ करता था, कोलकाता। अगला प्रश्न देखिए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो बिल्कुल आपको विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्जन में नीर उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है, नीर उपसर्ग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दीपक ने भिखारी को पैसे दिए, इसमें कवि किस कारक का विभक्ति है। दीपक ने भिखारी को पैसे दिए, इसमें किस कारक की विभक्ति। इसका बिल्कुल सही है आपका कर्म कारक। किस कारक है, कर्म कारक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, आपका भाववाचक संज्ञा। बिल्कुल सही उत्तर है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम में ईम प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है, अंतिम में ईम प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नीरव का संधि विच्छेद क्या है। नीरव का संधि विच्छेद क्या है, तो नीह जोड़ रवा। क्या है, नीह जोड़ रवा, इसका सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न देखें क्या है, तो जन्म मरण में कौन सा समास है। जन्म मरण में कौन सा समास है, तो जन्म मरण में द्वंद्व समास है। कौन समास है, द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखिए कि परिवेशन शब्द किसकी विशेषता बतलाता है। परिवेशन शब्द किसकी विशेषता बतलाता है, तो विशेषण की। किसकी, विशेषण की। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है। निम्न में तत्सम शब्द कौन है, तो अग्नि आपका तत्सम शब्द है। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि मधुर का विलोम है। मधुर का विलोम क्या है, तो कद्दू है। क्या, मधुर का विलोम कद्दू है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में कौन फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में कौन फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बिल्कुल आपका सुमन जो है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मधुर का विलोम क्या है। मधुर का विलोम क्या है, इसका सही उत्तर है कद्दू। मधुर का विलोम जो है कद्दू है। अगला प्रश्न देखिए निम्न में कौन फूल का पर्यायवाची शब्द है, तो सुमन। क्या है, सुमन है। अगला प्रश्न देखें कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। कवयित्री होता है। क्या होता है, कवयित्री। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है। निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है, तो आशीर्वाद। यह जो ये नंबर में दिया हुआ है वह बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो इसका कुछ जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, तो अगला प्रश्न देख रहे हैं कि मैं राम का भाई हूँ। क्या है, मैं राम का भाई हूँ। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। मैं राम का भाई हूँ, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम मैं है। क्या है, मैं है। अगला प्रश्न देखिए मोहन घर पहुँच गया है, इसमें पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है। इसमें पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न देखिए कि लौह पुरुष में कौन सा समास है। लौह पुरुष में कौन सा समास है, तो बिल्कुल आपका कर्मधारय समास है। कौन समास है, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखिए कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है अपा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अपा प्रत्यय है। अगला प्रश्न लोग देखेंगे दिया हुआ है कि निस्तेज। क्या है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। निस्तेज में आपका निशा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, निशा उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निम्न में कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो किसने, क्या, किसे, इनमें से तीनों है। क्या है, तीनों है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखिए कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न लोग देखेंगे कि दिया हुआ है कि सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत कैसे कवि थे। सुमित्रानंद पंत कैसे कवि थे, तो छायावादी कवि थे। कैसे कवि थे, छायावादी कवि थे। अगला प्रश्न देखिए कि पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है। पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है, बिल्कुल सही उत्तर है इसका भारत माता। किसको कहा, तो भारत माता को कहा। अगला प्रश्न देखिए कि प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे।
प्रसिद्ध जो नर्तक शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के कौन थे? तो बिल्कुल सही उत्तर जो है आपका चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। अगला प्रश्न देखिए कि जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है, जितना झगड़ा होता है क्या बढ़ती है? उम्र बढ़ती है। अगला प्रश्न यहीं पे समाप्त हो रहा है, क्योंकि 1 से 60 और 19 प्रश्न आपको बताया। आशा करता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो यदि वीडियो शुरू से अंत तक देखें हैं तो इसके लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपको मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल आसान होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।